यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। औरंगजेब के इतिहास को ऐसा तोड़ा कि आज औरंगजेब देश का विलेन है। विलेन नंबर 1 अगर कोई है तो औरंगजेब है। क्या क्या वास्तविकता है क्या ये? क्या अरे टीपू सुल्तान, और जिसने क्या नहीं किया इस देश के लिए, जिसके नाम से अंग्रेज की नींद उड़ जाती थी, उसको विलेन बनाकर पेश किया। यही तो भारत है ना साहब। तो यहाँ संभव बहुत कुछ है। मैं कितने नाम आपको बताऊं? अरे हद तो यह है कि यहाँ एक मुटेढ़ा पत्रकार, एक चैनल का जो आऊँ 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 करता रहता है, बदतमीज पत्रकार, उसने तो ख्वाजा गरीब नवाज को मैंने आक्रमणकारी, आक्रांता और क्या क्या कह दिया, माफी मांगी थी। फिर वही बात तो कह तो दिया ना। तो अगर विरोध ना होता और चल जाता तो फिर कहता तो फिर वो मान्यताएं बन जाती, फिर धारणाएं बन जाती। ये हो रहा है। ठीक है, अब तो बापू को विलन बनाया जा रहा है। जो गांधी जिसने सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र तक त्याग दिया, जिसका एक अलग इतिहास है आज़ादी की लड़ाई में, सबसे विचित्र, सबसे अलग, वैसा इतिहास किसी का नहीं है। झूठ बोलो, फिर बोलो, बार बार बोलो, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, इतना बोलो, इतना कसकर बोलो, वो सच हो जाएगा। अमृतकाल, सारी चीजें, अमृत महोत्सव का भाषण आपको याद है, और बिल्किस बानो भी याद है, गुजरात कांड भी याद है। तो भारत है ना, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कर्नाटक में एक बार फिर सावरकर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक की एक पाठ्य पुस्तक में, कक्षा 8 की वो पुस्तक है, जिसमें आरोप है कि सावरकर का महिमा मंडन किया गया है। एक पुस्तक में जो लिखा गया है, सबसे पहले वो खबर के अनुसार आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं, देखिए। लिखा है कि 8वीं की कन्नड़ पाठ्य पुस्तक के एक खंड में वीडी सावरकर का महिमा मंडन करते हुए लिखा गया है कि जेल के जिस कमरे में बंद सावरकर थे, वहाँ एक छोटा सा भी छेद नहीं था, लेकिन कहीं से एक बुलबुल आ जाती थी, जिसके पंखों पर सवार होकर सावरकर हर दिन अपनी मातृभूमि का दौरा करने जाते थे। और इसका समर्थन भी कई जो नेता हैं उन्होंने किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर हम गुलाम सरवर जी से बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं कि सावरकर के कमरे में एक छेद भी नहीं था, फिर भी बुलबुल आती थी और पंखों पर बैठकर मातृभूमि का दर्शन करने निकल जाते थे? देखिए, ये तो 18वीं सदी 19वीं सदी का मामला है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आश्चर्य की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हज़ारों साल पहले पुष्पक विमान भी रहा है हमारे भारत में। आस्था का देश है, और यहाँ आस्था किसी पर भी किसी की हो सकती है, और आस्था की इजाज़त भी है, रोक भी नहीं सकते हैं। हम स्वतंत्र भारत में जिस संविधान को मानते हैं, उस संविधान ने भी हमें खुली छूट दी है, तुम्हारी आस्था जिस पर हो। तो अगर आस्था ये है कि चारों तरफ से कमरे बंद थे, एक सुराख भी नहीं था, फिर भी बुलबुल, उसका आकार समझिए, और फिर उस पर सवार होकर और पूरे मातृभूमि का भ्रमण करना, इत्यादि इत्यादि, तो कुछ भी हो सकता है। आस्था जो है वो विज्ञान से बहुत ऊपर की चीज़ है। विज्ञान की कसौटी पर आप अगर इसके कसना चाहेंगे तो सब खारिज हो जाएगा। पर बात तो यही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये आस्था सिर्फ कोई मान नहीं रहा है कि मैं इसको मानता हूँ, वो तो हो गई आस्था, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पाठ्यक्रम के कई और हिस्से हैं। पाठ्यक्रम में हम लोगों ने भगवान कृष्ण को भी पढ़ा था, पाठ्यक्रम में हम लोगों ने भगवान राम को भी पढ़ा है, तथागत बुद्ध को भी पढ़ा है, महावीर जैन को भी पढ़ा है, पाठ्यक्रम में हज़रत मोहम्मद को भी पढ़ा है, पाठ्यक्रम में बहुत सारे और भी लोगों को, ऋषि मुनियों को पढ़ाया गया। ये सब है पाठ्यक्रम में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था आज अचानक हो गया, पहले भी पढ़ाया जाता था। जहाँ साहित्य है, जहाँ अदब है, जहाँ नज़म, गज़ल, शेर, अशार दुनिया जहान है, वहीं ये सारी चीज़ें भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा हैं। ये कोई चौंकने उकने वाली बात नहीं है कि भारत में पाठ्यक्रम में ऐसा कैसे हो गया। हाँ, आप चौंक सकते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में क्या ये चीज़ लिखी जा सकती है, और क्या आज के नौजवान युवा पढ़कर इस पर बिलीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। ये क्या लिखी जानी चाहिए? नहीं चाहिए ना चाहिए, हम कैसे फैसला करेंगे? ये इतना बड़ा देश है, आपके हिसाब से 130 करोड़ लोगों की आबादी है, और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ हैं। आपको आश्चर्य होगा, आपके व्यूवर को भी पता चले, दिल्ली में एक बहुत मशहूर मंदिर है, लोटस टेम्पल, कमल मंदिर। आपको पता है वो किस धर्म का है? हम लोग पहले समझते थे कि हिंदू धर्म का है, ना वो मुस्लिम का, ना हिंदू का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना जैन का, ना पारसी का। तो किस धर्म का है भाई? बहाई एक धर्म है, बहाई, ईरान में उसकी उत्पत्ति होती है।
उसका वो है, प्रचार स्थल है। आप वहाँ जाएंगे आपको किताब भी मिलेगी, अंदर प्रार्थना प्रेयर स्थल है, अंदर जब आप जाएंगे तो बुक बांटे जाएंगे। क्रिश्चियनिटी के भी लोग अपना बुक बांटते हैं, वो भी अपने आस्था के अनुसार बहुत कुछ लिखे रहते हैं। इस्लाम धर्म वाले भी अपना प्रचार करते हैं, और सनातन धर्म वाले भी हरे रामा हरे कृष्णा मिशन, श्री राम कृष्ण, कई मिशन हैं, गीता प्रेस, दुनिया जहान सब अपना अपना काम कर रहा है इस देश में। तो ये जो लेखनी की जिम्मेदारी जिन पर है वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये सरकार को तय करना है कि क्या हम आगे की ओर यात्रा करेंगे या पीछे की तरफ जाएंगे। 21वीं सदी के बाद की जो चुनौतियां हैं, 5G के बाद जो चुनौतियां आनी है, 6G 7G, जनरेशन तो चेंज हो रहा है ना, तो आने वाली पीढ़ी को हम कौन सी पढ़ाई पढ़ाना चाहते हो सरकार तय करेगी, हम तो तय कर नहीं सकते। हम विरोध अगर ट्वीट करके कर देंगे तो मौजूदा सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मौजूदा सरकार ने यह तय किया है, जहां देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। भारत में कोई शंकराचार्य वैसे शक्ल में अगर हो तो बताओ, मैं गुलामी करूंगा। मोदी जी की उस तस्वीर को निकालिए 5 अगस्त 2019 को, उस तस्वीर को निकालिए जब वो अयोध्या पहुंचे थे शिलान्यास करने, ये भी भारत में हो चुका है। और जो दंडवत उन्होंने किया था, पूरे लेटे थे, वो दृश्य तो याद है आपको। क्या भारत में संवैधानिक पद पर रहने वाला एक प्रधानमंत्री, देश में अनेकों धर्मगुरु, अनेकों शंकराचार्य, अनेकों बड़े बड़े माने विद्वान हैं, जिनके हाथों से शिलान्यास नहीं होगा? शिलान्यास होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी दाढ़ी फिर छोटी हो गई, पता नहीं क्यों छोटी कर ली उन्होंने, अयोध्या के लिए बढ़ा कर रखा था क्या उन्होंने, ये लंबी लंबी दाढ़ी और वो जो कुर्ता और धोती उन्होंने चढ़ाया था। एक बार वो दृश्य अगर लोग भूल गए होंगे, एक बार वो फोटो क्लिक कर दीजिएगा, जरा चला दीजिएगा, हाँ डाल दीजिएगा, फोटो लोगों का मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा। और उनके इर्द गिर्द जो मंत्री संतरी बैठे, सब उसी ड्रेस में, लग ही नहीं रहा था कि कोई संवैधानिक देश है ये। पूरा का पूरा रामराज इन्होंने लाया है। तो रामराज में कल्पना पर आधारित बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर सावरकर जी बुलबुल पर घूमते थे तो मैं क्यों आश्चर्य करूं? यहाँ तो उससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं और घटती रहती हैं, और मान्यताएं हैं भाई, हाँ अनेकों मान्यताएं हैं, आस्था है, मान्यता है। लोग कहानी में आप जाए माने, लोग अब मानेंगे, आने वाली पीढ़ी अब मानेगी भाई, मनवाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों से मनवाया जाएगा। ये योजनाएं होती हैं कि मनवाया जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा विवादित बयान नहीं देना चाहता, कि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मान्यताएं और भावनाएं ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें ज़रा सा भी आप अगर लड़खड़ाए ना तो आप भी गिरफ्त में आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं गिरफ्त से बचना चाहता हूं, और मैं आपको कहा, पत्रकार लोग तो निमट के निकल लेंगे, विवाद में हम फंस जाएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। औरंगजेब के इतिहास को ऐसा तोड़ा कि आज औरंगजेब देश का विलेन है, विलेन नंबर 1 अगर कोई है तो औरंगजेब है। क्या वास्तविकता है क्या ये? क्या टीपू सुल्तान, और जिसने क्या नहीं किया इस देश के लिए, जिसके नाम से अंग्रेज की नींद उड़ जाती थी, उसको विलेन बनाकर पेश किया। यही तो भारत है ना साहब। तो यहाँ संभव बहुत कुछ है। मैं कितने नाम आपको बताऊं? अरे हद तो यह है कि यहाँ एक मुटेढ़ा पत्रकार, एक चैनल का जो आऊँ करता रहता है, बदतमीज पत्रकार, उसने तो ख्वाजा गरीब नवाज को मैंने आक्रमणकारी, आक्रांता और क्या क्या कह दिया, माफी मांगी थी। फिर वही बात तो कह तो दिया ना। तो अगर विरोध ना होता और चल जाता तो फिर कहता तो फिर वो मान्यताएं बन जाती, फिर धारणाएं बन जाती। ये हो रहा है, ठीक है। अब तो बापू को विलन बनाया जा रहा, जो गांधी जिसने सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र तक त्याग दिया, जिसका एक अलग इतिहास है आज़ादी की लड़ाई में, सबसे विचित्र, सबसे अलग, वैसा इतिहास किसी का नहीं है। वो बहुत एक प्रसिद्ध इतिहास मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्यूअर समझेंगे। गांधी जी गए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो इनके बारे में प्रचलित हो गया कि ये नंगा फकीर है, नंगा फकीर। तो वो बादशाह इंग्लैंड का, जिसकी बादशाहत आधी दुनिया पर उस वक्त थी, उसको मन में आया कि यह है कौन नंगा फकीर जो नाको दम किए हुए है, जरा बुलाओ इसको मेरे दरबार में। तो उसका प्रोटोकॉल था कि भाई मेरे दरबार में बगैर पैंट कोट टाई के कोई नहीं आएगा। तो जो कासिद आया दावत लेकर, उसने कहा कि आपको जो है महाराजा ने बुलाया है दरबार में, लेकिन शर्त यह है कि आप पैंट शर्ट कोट टाई वगैरह जूता उजा में जाएंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं तो इसी में जाऊंगा। और ये पहुंच गए दरबार में,
अब दरबारी अंदर जाकर बोला कि हुजूर वो तो पहुंच गया नंगा फकीर वैसे ही लपेट सपेट के। बोला यार बुलाओ बुलाओ देख ही ले इसको, आज यही पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों रहता है। गांधी जी को बुलाया तो पहला सवाल यही किया उसने, बादशाह ने, कि भाई एक बात बताओ, बाकी बातें तो तुमसे बाद में होंगी, तुम ये ड्रेस कैसे क्यों पहनते हो, कपड़े क्या हो गए तुम्हारे। बोले हुजूर पूरे भारतवर्ष के कपड़े चुराकर तो आपकी सरकार लेकर आ गई, कपड़े हैं कहाँ जो पहनूं। ये हिम्मत, ये मैंने उस बादशाह के सामने, बात समझिए, जिसकी हुकूमत दुनिया के आधे देश पर हो, उसको सामने में गांधी जी कह रहे हैं कि सारे कपड़े तो चुरा के तुम ले आए, तो पहनेंगे क्या खाक। आप समझ रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने शांति का पाठ, जिसने कहा रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, उसको आप विलेन बना रहे हैं और उसके हत्यारे को आप पूजनीय और खुलेआम हो रहा है ना, कार्रवाई कहाँ हो रही है। तो ये धारणा मत जाएगी ना, आने वाली पीढ़ी यही मानेगी कि गॉड से ही अवतार था और गांधी जो है वो विलेन थे, यही तो होगा ना। तो देखिए भारत है, यहाँ सब कुछ संभव है, भारत है साहब, यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ बोलते बोलते झूठ बोलो, फिर बोलो, बार बार बोलो, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, इतना बोलो, इतना कसकर बोलो, वो सच हो जाएगा। अमृतकाल सारी चीजें, अमृत महोत्सव का भाषण आपको याद है और बिल्किस बानो भी याद है, गुजरात कांड भी याद है। तो भारत है ना, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा। आप कर्नाटक के पीछे पड़े हुए और बनने दिए, उनको सरकार बनानी है ना। इस बार वो जो सत्ता में है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ना, वो तो पैसे से खरीदी हुई सरकार है, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश की सरकार पैसे से खरीदी सरकार है, कर्नाटक की सरकार खरीदी हुई सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार खरीदी हुई सरकार है। उनको पूर्ण सत्ता में आना है, पूर्ण बहुमत में आना है। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टीपू को विलेन बनाएंगे, वो सावरकर को हीरो बनाएंगे। अब हीरो बनाते तो यहाँ तक तो ठीक था, चलो अंग्रेज़ों से लड़े भी होंगे, माफ़ी मांगा, माफ़ी तो कई लोगों ने मांग लिया, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन अब वो बुलबुल से उड़ रहे थे, ये भी एक नई बात आपने सुना दी। अगर पाठ्यक्रम में वाकई है तो चौंकाने वाला तो है, लेकिन भारत में रहने वालों के लिए चौंकने की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत कुछ संभव है, हर असंभव को अगर संभव कराना हो तो भारत में आ जाइए, यहाँ सब कुछ संभव हो जाता है। तो भैया इसलिए इस पर कोई ज़्यादा बहस ना करें लोग, अभी और राज्यों की पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा करें लोग कि अभी और राज्यों की सरकारें जो मोर्च फिरा रही वो भी तो चुनाव को शुक्र मनाइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 में निमट गया, वरना अगर वो भी अटक जाता मामला और वहाँ भी खरीद फरोख्त की ज़रूरत पड़ती तो पाठ्यक्रम वहाँ भी चेंज अभी हो गया होता। लेकिन अभी नहीं होगा, ये होगा 23 के बाद ये सब कार्यक्रम शुरू होगा, चूँकि 24 भी लपेटना और 27 भी लपेटना। तो 23 तक अभी शांति रहेगी, अमन रहेगा, उसके बाद पाठ्यक्रम छेड़ा जाएगा, नाम छेड़ा जाएगा, काम छेड़ा जाएगा, क्या क्या छेड़ा जाएगा वो आप देखते रहिए, देश देखता रहे।